हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फिटर टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगेन आज की इस वीडियो में आपको जिस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न होता है, कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चन का जो है फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब स्टार्टिंग के आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके बेसिक लेवल के रहेंगे। थोड़ा सा और वीडियो के डीप में जाएंगे जब आप, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो मॉडरेट तक पहुँच गया है। उसके बाद थोड़ा और डीप जाएंगे वीडियो के, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो है वीडियो का लेवल जो है वो हाई हो चुका है। तो इस प्रकार से कुछ पैटर्न होता है एग्जाम का। तो सेम उसी प्रकार का पैटर्न को फॉलो करते हुए आज की इस वीडियो को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है मेटल से संबंधित क्वेश्चन है। तांबे के किस अयस्क में सबसे अधिक तांबा पाया जाता है? तो तांबे की बात करें, यानी कि कापर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके अयस्क जो रहते हैं दो होते हैं, एक मेलेकाइट, एक पाइराइट, ठीक है। तो जो सबसे अधिक तांबा पाया जाता है वो आपके मेलेकाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें मेलेकाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि मेलेकाइट ना देकर के पाइराइट देता है, तो आपका पाइराइट आंसर भी सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही मेलेकाइट और पाइराइट दोनों ही आपके ये तांबे के अयस्क हैं, ठीक है। तांबा की बात करें तो इसमें जो मेलेबिलिटी के गुण होता है वो डक्टिलिटी का गुण होता है वो अधिक होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके इसी के जिसके जिसकी वजह से जो है आपके आपके जो है तांबे के तार बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके जो है लाल रंग का होता है, ठीक है। और जो है अयस्क की बात करें तो यह धातु का शुद्ध रूप होता है, जिसे जो है फर्नेस में पिघलाकर हम अलग अलग प्रकार के धातुओं को प्राप्त करते हैं। और अलग अलग धातुओं को प्राप्त करने के लिए आपके अयस्क भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम तांबे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के इसके दो अयस्क होते हैं, मेलेकाइट और पाइराइट। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे अधिक जो डक्टाइल मटेरियल है वो कौन सा है? तो तांबा है, ये आपका राइट आंसर होगा। तांबे का रंग से अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा कि तांबे का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, और इसका गलनांक होता है 1084 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कापर का गलनांक होता है 1084 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हैं, उन सारे पॉइंट्स को आप नोट करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेड धातु किससे प्राप्त होती है, यानी कि किस जो है अयस्क से हमें लेड मिलता है? तो याद रखिएगा गैलेना नामक अयस्क से लेड धातु प्राप्त होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गैलेना जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। लेड की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 223 डिग्री के समथिंग होता है, ठीक है। और जो एसिडिक जो आपके टैंक होते हैं, यानी कि एसिड के जो टैंक होते हैं वो आपके जो है लेड धातु से जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो क्या होता है, कास्ट आयरन की जो वेल्डिंग की जाती है, तो कास्ट आयरन के पाइप को जोड़ने के लिए भी हम लेड धातु का प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर का, जिंक किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा जिंक के भी दो अयस्क हैं, कैलोमिन और ब्लेंडा। तो ये आपके दो अयस्क हैं जिंक के, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, जहाँ हैंडल की लंबाई के कारण सामान्य स्क्रू का ड्राइवर का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ प्रयोग करेंगे या प्रयोग करते हैं। यानी कि जहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे हैंडल की लंबाई की वजह से हमें जो है स्क्रू ड्राइवर को प्रयोग करने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पे हम जो है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस को हम चेक करने के लिए, यानी कि अंदरूनी और बाहरी त्रिज्या को चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसमें रेडियस गेज आपका राइट आंसर है, ठीक है। रेडियस गेज के द्वारा हम इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि अंदरूनी और बाहरी दोनों रेडियस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यह एक जो है इसमें ब्लेड का सेट होता है, तो इसमें काफ़ी आपके जो है गेज रहते हैं अलग अलग साइज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, सोल्यूबल ऑयल बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं? तो जब भी सोल्यूबल ऑयल बनाया जाता है तो याद रखिएगा तेल को हम पानी में डालते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट कभी नहीं करना चाहिए, जैसे कि पानी को तेल में नहीं डालना चाहिए। हमेशा हम सोल्यूबल ऑयल बनाने के लिए क्या करते हैं, तेल को ही हम क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेल को पानी में डालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का, किस प्रकार के मेटल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग का डिफेक्ट होता है? तो ये लोडिंग और ग्लेजिंग ये ऐसे डिफेक्ट है जिससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा ग्राइंडिंग व्हील पे अगर हम सॉफ्ट मेटल की ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय जो सॉफ्ट मेटल के जो कण होते हैं, वो जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्राइंडिंग व्हील के जो है ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं, जिसे हम लोडिंग कहते हैं, ठीक है। और लोडिंग से ग्राइंडिंग व्हील में जब लोडिंग हो जाती है
तो जो ग्राइंडिंग व्हील जो होती है आपकी इनएफिशिएंट हो जाती है, यानी कि उसकी काटने की क्षमता खत्म हो जाती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पुनः जो है ग्राइंडिंग व्हील की रिकंडीशनिंग करते हैं, और रिकंडीशनिंग के लिए हम क्या करते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं एक प्रकार से, और ड्रेसिंग के लिए हम अलग अलग प्रकार के जो है ड्रेसर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग के लिए हम डायमंड टूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, डायमंड ड्रेसर का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा कार्य एक ही टूल से और एक साथ किए जाते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील के ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक ही टूल के साथ किए जाते हैं और एक साथ ही किए जाते हैं। तो ड्रेसिंग और ड्रोइंग, ग्राइंडिंग व्हील के ऐसे ऑपरेशन है जो एक ही टूल के माध्यम से और एक साथ किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के कई बार एग्जाम पूछता है कि जो है क्या ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ड्रोइंग एक ही साथ किए जा सकते हैं। तो ये आप ग्राइंडिंग व्हील की जो है ड्रेसिंग और ड्रोइंग के कार्य एक ही साथ किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि क्या ड्रेसिंग और ड्रोइंग एक ही साथ जो है एक ही साथ किए जाते हैं। तो हाँ, ग्राइंडिंग और ड्रोइंग के कार्य जो होते हैं एक ही साथ किए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है। ग्राइंडिंग व्हील का जो ड्रेसिंग और ड्रोइंग का ऐसा ऐसा कार्य है जो एक ही साथ और एक ही टूल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, पेडेस्टल ग्राइंडर के लिए किस ड्रेसर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, पेडेस्टल ग्राइंडर के लिए, ग्राइंडर यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है, तो याद रखेंगे पेडेस्टल ग्राइंडर के लिए हम स्टार व्हील ड्रेसर का प्रयोग करते हैं। तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, जब हल्की ड्रेसिंग की जरूरत हो तो किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, जब आपकी हल्की सी ड्रेसिंग की जरूरत हो तो हम वहाँ पे हम एब्रेसिव स्टिक का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सभी व्यास के ड्रिलों के लिए रिमर का ओवर साइज कितना होता है। तो जो रिमिंग करते समय हम रिमर का जो होल्स साइज निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका ओवर साइज और आपका क्या रिमर का जो है, सॉरी, क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, सभी व्यास के ड्रिलों के लिए रिमर का ओवर साइज कितना होता है। तो याद रखिएगा, सभी प्रकार के व्यास के ड्रिल के लिए जो ओवर साइज होता है वह 0.05 मिलीमीटर रखा जाता है, ठीक है, जबकि अंडर साइज आपका डिफरेंट डायमीटर के हिसाब से अलग अलग होता है। तो देखिए आपका जो है रिमर का जो ओवर साइज होता है ये कंसिस्टेंट रहता है, हर एक किसी प्रकार के किसी भी साइज़ के ड्रिल के व्यास के लिए हम ड्रिल का जो रिमर साइज का होता है, रिमर का जो ओवर साइज होता है वो आपका 0.05 मिलीमीटर ही रखा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, एंगल गेज का आकार कैसा होता है। तो ये भी नए नए क्वेश्चन आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो मैं नहीं चाहता कि अधिकतर क्वेश्चन आपके रिपीट हो। और एक अच्छी भी चीज़ है, अगर आपके क्वेश्चन रिपीट होते तो इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होता चलेगा। और विश्वास करिए, जब आपकी एक सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, और हमारी जो एक सीरीज़ चल रही थी DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, आप उन सीरीज़ को भी पूरा कंप्लीट दे करके जाते हैं, तो डेफिनेटली अगर किसी भी आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि जितनी भी अभी तक हमने क्लासेस ली हैं, चाहे आपका DRDO की 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास की सीरीज़ में हो, या अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है डेली 50 क्वेश्चंस की, ठीक है, मैराथन के नाम से हम चलाते हैं इस सीरीज़ को, ठीक है। तो इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं वो सभी आपके निमी की बुक से हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके निमी के बुक से हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में अलग अलग जो टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हम डेली की वीडियो में करते हैं। तो ये दोनों सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी रामबाण एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साबित होगी किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए। एक बार किसी भी टेक्निक की आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस सीरीज़ में शामिल सारी वीडियोज़ को देख करके जाइएगा, डेफिनेटली आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का, एंगल गेज का आकार कैसा होता है। तो आपको जैसे पता होगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि स्लिप गेज का आकार, तो मैं सोचा कि क्यों ना कुछ आज जो है आज की वीडियो में आप लोगों से अलग क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होना ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए एग्जामिनर जो क्या करते हैं कि कुछ नए क्वेश्चन, कुछ पुराने क्वेश्चन को ऐड करके जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सीखेंगे, बताएंगे आपको कि एंगल गेज का आकार कैसा होता है। तो याद रखिएगा, जो एंगल गेज होता है ये का आकार जो होता है वो आपका वेज के आकार का होता है। वेज का मतलब आप जैसे कि वेज कैसे होता है आपका, जैसे वो आपका क्या कहते हैं उसमें, इस प्रकार का कुछ वेज होता है, वेज आपको हैमर में लगाते हैं जो वेज, वैसा ही समझ लीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कुछ वेज होता है। तो एंगल गेज का आकार कैसा होता है, वेज के आकार का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एंगल गेज का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो कंपोनेंट्स के एंगल को मापने के लिए हम एंगल गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और स्लिप गेज की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, या इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है आयताकार, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम से में आपसे पूछ सकता है। एंगल गेज के आकार की बात करें तो वेज के आकार का होता है। स्लिप गेज के आकार की बात करें तो यह आपके जो है आयताकार आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर,
वह मशीनिंग प्रक्रिया है जिसमें मटेरियल को चिप्स के रूप में काटा जाता है। तो मटेरियल को हम कई प्रकार से काटते हैं, जैसे आपको मैं पहले बता चुका है कि जो मटेरियल की कटिंग की मेटल कटिंग की जो विधि है वो आपकी जैसे कि एब्रेशन है, फ्यूजन है और इंसिजन है। ये मुख्यतः आपकी 3 जो है मेटल कटिंग की विधियाँ हैं, ठीक है। तो अब्रेशन हो गया, फ्यूजन हो गया और इंसिजन हो गया। तो अब्रेशन में क्या होता है, अब्रेशन में हम ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो है क्या करते हैं, मेटल को काटते हैं। तो इसमें 13 नंबर क्वेश्चन आपको वही है, कह रहा है कि वह मशीनिंग प्रक्रिया जिसमें मटेरियल को चिप्स के रूप में काटा जाता है। तो ग्राइंडिंग व्हील में क्या करते हैं, जब हम मेटल काटते हैं तो जो चिप्स निकलते हैं आपके छोटे छोटे कणों के रूप में निकलते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वह मशीनिंग प्रक्रिया जिसमें मटेरियल को चिप्स के रूप में काटा जाता है उसको हम कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कहते हैं या कन्वेंशनल मशीनिंग कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपके इंसिजन में क्या होता है, इंसिजन में हम अब्रेशन इंसिजन, और फिर इंसिजन में क्या होता है कि आपके हम क्या करते हैं, लेथ मशीन पे टूल को काटते हैं। और फ्यूजन में क्या करते हैं, हम उसको हम जो मेटल होता है उसको हम गैस कटिंग के माध्यम से जो है उसको गैस के माध्यम से मेटल को काटते हैं, तो वो आपका फ्यूजन कटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का EDM, ठीक है, का फुल फॉर्म पूछा गया इसमें। तो याद रखिएगा, EDM का मतलब होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग जो आपकी कन्वेंशनल मशीनिंग जो है आपकी मशीनिंग होती है, इसी का ही एक प्रकार है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, मीट्रिक माइक्रोमीटर में स्पिंडल की चूड़ी का पिच कितना होता है। तो याद रखिएगा, मीट्रिक माइक्रोमीटर में जो है स्पिंडल जो होता है, यानी स्पिंडल की थ्रेड का जो पिच होता है वो आपके 0.5 मिलीमीटर यानी कि आधा mm होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पिंडल माइक्रोमीटर की बात करें तो ये आपके इनवार स्टील से बनाए जाते हैं या क्रोम वेनेडियम स्टील से बनाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि माइक्रोमीटर जो है आपका नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 मिलीमीटर मीट्रिक में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछा जाता है और ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर का, फ्लाई प्रेस को किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो फ्लाई प्रेस को जो है हैंड के माध्यम से हाथ के माध्यम से इसको हम ऑपरेट करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है क्योंकि नए नए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का, स्टिचिंग के लिए किस मैलेट हैमर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, स्टिचिंग ऑपरेशन करने के लिए हम इंड फेस्ट जो है हम हैमर का मैलेट हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। स्ट्रेचिंग हैमर के स्ट्रेचिंग के लिए कौन से हैमर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इंडफेस्ट मैलेट हैमर का प्रयोग करते हैं। मैलेट की बात करें तो ये हैमर जब लकड़ी के बनाए जाते हैं उन्हें हम मैलेट हैमर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मैलेट हैमर बने होते हैं तो किसके बनाए जाते हैं, तो ये लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये फिनिशिंग जो है कार्य में के लिए प्रयोग किया जाता है। मैलेट हैमर हो गया और एक सॉफ्ट हैमर हो गया। तो सॉफ्ट हैमर जो होता है आपके फिनिशिंग कार्य के लिए बनाया जाता के कार्य में प्रयोग किया जाता है और ये आपका प्लास्टिक या लेदर का बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर का, पियरलाइट और फेराइट के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, पियरलाइट और फेराइट के मिश्रण को हम जो है यूक्रेटाइल स्टील कहते हैं, ठीक है। यूक्रेटाइल स्टील की बात करें तो इसमें 0.8% तक कार्बन होती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे एग्जाम में कि यूक्रेटाइल स्टील में कार्बन की परसेंट मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा 0.1 जो है 0.8% इसकी मात्रा होती है, ठीक है। इसके साथ ही हाइपोइक्टेटाइल और हाइपर इक्टेटाइल। तो हाइपोइक्टेटाइल में क्या होता है कि 0.8% से कम मात्रा होती है और हाइपर इक्टेटाइल में 0.8% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। और इक्टेटाइल जो स्टील होता है उसमें एग्जैक्ट 0.8% कार्बन की मात्रा होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 90 नंबर का, कीवे के टेपर का अनुपात कितना होता है। तो याद रखिएगा, की और कीवे का टेपर का जो अनुपात होता है वो आपका 1:100 होता है, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि पिन टेपर का अनुपात 1:50 होता है और इसमें मीट्रिक टेपर का अनुपात होता है 1:20 होता है। तो इस प्रकार के टेपर से संबंधित भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी का आंसर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, बिना किसी लॉकिंग डिवाइस के कटिंग टूल को पकड़ने तथा चलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टेपर को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो है बिना किसी लॉकिंग डिवाइस के अगर कोई टूल पकड़ा जा रहा है तो वह जो आपके सेल्फ होल्डिंग टेपर के द्वारा ही पकड़ा जाता है, ठीक है। टेपर की बात करें तो यह असेंबली में आसान अलाइनमेंट और डिसअलाइनमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, आसान इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। टेपर आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, मुख्यतः आपके 2 प्रकार के टेपर होते हैं, एक सेल्फ होल्डिंग टेपर और एक सेल्फ रिलीजिंग टेपर। सेल्फ होल्डिंग टेपर की बात करें तो इसमें मीट्रिक और आपके मोस्ट टेपर आते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया। तो याद रखिएगा, राउरकेला जो स्टील प्लांट है ये आपके जर्मनी की मदद से लगाया गया था, ठीक है। और राउरकेला की बात करें स्टील प्लांट की कि यह कहाँ स्थित है, तो यह याद रखिएगा यह उड़ीसा में स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है,
तो इसका जो है उड़ीसा राइट आंसर होगा। और अगर ये पूछे कि किस देश की मदद से लगाया गया था या किस देश की सहायता से लगाया गया था, तो याद रखिएगा जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर का, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, माइल्ड स्टील के साथ किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा माइल्ड स्टील के साथ जो है हम सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के साथ में हम मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन ऑयल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही कास्ट आयरन के साथ में हम ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर का, रिवेट होल के सेंटर से प्लेट के निकटतम एज के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा रिवेट होल के सेंटर से प्लेट के निकटतम एज के बीच की दूरी को हम मार्जिन कहते हैं। तो इसका मार्जिन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का, कौन सी वेल्डिंग पोजीशन सबसे आसान होती है? तो फ्लैट में वेल्डिंग करना ये काफ़ी आसान होता है, तो फ्लैट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर का, कौन सी आर्क स्थिर होती है? तो याद रखिएगा जो छोटी आर्क होती है, शॉर्ट आर्क, ये आपकी स्थिर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर का, चूँकि यह रिवीजन की वीडियो है और रिवीजन क्लास हम लोग के लिए चाह रहे हैं, तो मैं किसी वीडियो का ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, केवल उन्हीं वीडियो का मैं आपको 1-2 पॉइंट बताता हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी मैं किसी वीडियो का मैं ये नहीं चाहता कि आपको जो है बिना मतलब का कोई टाइम ख़राब हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये जितना समय इस समय बचाएंगे अपने आप को और रिवीजन करने के लिए, नए नए क्वेश्चन को देखने के लिए रिवीजन में समय बिताएंगे, वो उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इस वजह से मैं नहीं आप ज़्यादा डिटेल कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर का, यदि एक मशीन के चलाते समय, ये चलते नहीं या चलाते समय, ये भी कुछ भी हो सकता है, चलते समय भी सही है, करें कि यदि एक मशीन के चलते समय उसमें कोई समस्या आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन देख के आप लोग कभी कभार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और ये कहते हैं कि सुपरवाइजर को बताएं, जबकि ये बिल्कुल भी गलत बात है। मशीन में अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत हम क्या कर देंगे, मशीन को बंद कर देंगे। तो मशीन की उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक लाल बटन दिया जाता है सामने की तरफ या कहीं भी दिया हो उसमें, तो देख लेंगे कि कौन से मशीन से इसका पावर, कौन सा मशीन का पावर बटन है, उस पावर बटन को हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले कार्य यही करना है ताकि एक्सीडेंट आगे फर्दर ना जाए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। अगर वर्कशॉप में कोई एक्सीडेंट होता है तो हम क्या करते हैं, तब उसका जो है आपका आंसर होना चाहिए कि सुपरवाइजर को बताते हैं। लेकिन मशीन में कोई दिक्कत है तो तुरंत हम मशीन को क्या करेंगे, बंद करेंगे पावर बटन को दे करके, जो कि लाल रंग का दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर का, एक उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा एक जो उपकरण होता है उसके पुनरावृत्ति की डिग्री को जो है उसके परिशुद्धता के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर का, शेयर का प्रयोग किस प्रकार की सीट को काटने के लिए करते हैं? तो याद रखिएगा शेयर स्निप, इससे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो शेयर का प्रयोग करते हैं मोटी सीट को काटने के लिए और स्निप का प्रयोग करते हैं पतली सीट को काटने के लिए। स्निप की बात करें तो आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रेट स्निप और एक बेंड स्निप। ठीक है, स्निप का प्रयोग करते हैं 1.2 मिलीमीटर तक की मोटी धातु को काटने के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, रेजोनाइट बॉन्ड को किस अल्फ़ाबेट के द्वारा चिन्हित किया जाता है? तो याद रखिएगा रेजोनाइट बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, ठीक है, इस प्रकार के विट्रीफाइड बॉन्ड, इस प्रकार के बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा बॉन्ड की बात करें तो यह ब्रेविसी करो को आपस में पकड़ने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से हम ये क्या होते हैं, ग्राइंडिंग व्हील का निर्माण करते हैं। ठीक है, और रेजोनाइट बॉन्ड की बात करें तो इसे हम बी अक्षर के द्वारा जो है इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और विट्रीफाइड बॉन्ड की बात करें तो विट्रीफाइड को वी अक्षर से, रबर बॉन्ड की बात करें तो आर अक्षर से इसे हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सैलक बॉन्ड को जो है ई अक्षर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम से आप में पूछे जाते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर आपको याद रखना है। याद रखिएगा, एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज करवा देता हूँ। रेजोनाइट बॉन्ड को बी अक्षर से, ठीक है, विट्रीफाइड बॉन्ड को बी अक्षर से, रबर बॉन्ड को आर अक्षर से और सैलक बॉन्ड को जो है ई अक्षर के द्वारा हम निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर का, बैलगाड़ी के पहिए फिट करना किस प्रकार का किस फाइट का उदाहरण है? तो याद रखिएगा बैलगाड़ी के पहिए को फिट करना या फोर्स फिट का उदाहरण है। तो इसमें फोर्स फिट आपका 31 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, होली की नहीं है, सॉरी ये होल है, होल की डायमेंशन और साफ्ट की डायमेंशन के बीच जानबूझ कर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जो होल और साफ्ट के डायमेंशन के बीच में जो जानबूझ के जो अंतर रखा जाता है उसे हम अलाउंस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर का, यूनिलेटरल टॉलरेंस में छूट दी जाती है। तो टॉलरेंस की बात करें तो मिक्स आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इससे पूछे जाते हैं, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक बायलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस की बात करें तो इसमें एक ही तरफ छूट दी जाती है जॉब के, और बायलेटरल की तरफ की बात करें तो इसमें दोनों साइड में छूट दी जाती है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं और इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसको याद भी कर सकते हैं। यूनिलेटरल में एक साइड और बायलेटरल
में 2 साइड, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर का, स्टील को इस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, किस प्रोसेस होता होगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस नहीं है यहाँ पे केस होना चाहिए, ठीक है, किस प्रोसेस, स्टील का उत्पादन किस प्रोसेस के किया जाता है, तो याद रखिएगा बेसेमर विधि द्वारा हम स्टील का जो है उत्पादन करते हैं, ठीक है। जैसे कि पिग आयरन के लिए को हम ब्लास्ट फर्नेस से, कास्ट आयरन को कुपुला फर्नेस से, ब्लास्ट और राट आयरन को पुडलिंग फर्नेस से तैयार करते हैं, उसी प्रकार स्टील को जो हम बेसेमर विधि के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाई स्पीड स्टील को जो है एलडी प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर का, ब्लास्ट फर्नेस में लोहा निकालने की विधियों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ब्लास्ट फर्नेस से जो लोहा निकालने की विधियाँ होती हैं उन्हें हम स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, तो इसमें स्मेल्टिंग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर का, हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि टंगस्टन, क्रोमियम और इबनेडियम, ये आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं हाई स्पीड स्टील के, यानी कि कंपोजिशन एलिमेंट, ठीक है, जिसमें टंगस्टन का मतलब 18%, क्रोमियम की 4% और बेडियम की 1% होती है। तो कह रहा कि मुख्य कौन सा है, तो टंगस्टन आपका अधिक है, तो ये आपका मुख्य हो जाता है, मुख्य मिश्रण तत्व हो जाता है। तो याद रखिएगा हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन जो है आपका मुख्य जो है एलाइंग एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर की तरफ पढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपका, स्टील किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा स्टील जो है आपका लोहे और आयरन का मिश्रण है। तो भी काफ़ी एग्जाम में ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा स्टील जो है आपके आयरन और जो है आयरन और क्या कहते हैं, लोहे और, सॉरी यहाँ पे आयरन 2 बार हो गया है, लोहे और कार्बन का मिश्रण है, ठीक है, याद रखिएगा लोहे और किसका मिश्रण है, कार्बन का मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर का, ब्लैक मेलेबल कास्ट आयरन किस धातु कास्टिंग क्या है, तो याद रखिएगा जो ब्लैक मेलेबल कास्ट आयरन होता है इसकी जो कास्टिंग होती है वो रा कास्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर का, लेथ मशीन के बेड किस धातु से बनाए जाते हैं, तो ये काफ़ी एग्जाम सिंपल क्वेश्चन है, कास्ट आयरन के बनाया जाता है, क्योंकि एक जो है कास्ट आयरन में कंप्रेसिव लोड को सहन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, टम्बलर गियर सेट या रिवर्स गियर ट्रेन में कितने गियर होते हैं, तो इसमें 3 होते हैं गियर, ये क्वेश्चन आप एग्जाम से पूछा जाता है, स्ट्रेट गियर, रिवर्स गियर और एक जो है स्टेबल जो फिक्स होता है, ये 3 प्रकार के गियर पाए जाते हैं टम्बलर गियर सेट या रिवर्स गियर ट्रेन में। तो ये भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 नंबर का, बेसिक टर्निंग लेथ किस प्रकार की होती हैं, तो इंजन लेथ को हम क्या कहते हैं, बेसिक टर्निंग लेथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर का, जब जाब के सेंटरों के बीच पकड़ना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, तो जो जाब के जब लेथ मशीन पे जाब को जो है सेंटरों के बीच पकड़ना हो तो वहाँ पे लेथ कैरियर का प्रयोग करते हैं, तो लेथ कैरियर का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, सॉरी 43 नंबर का, बड़े साइज़ के ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं, तो याद रखिएगा जो बड़े साइज़ के ड्रिल होते हैं वो आपके अपराइट ड्रिलिंग मशीन पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिल मशीन से और भी क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि जहाँ पे विद्युत की सुविधा ना हो वहाँ पे कौन से ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर का, बोल्ट के हेड या नट को सही स्थान प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, तो याद रखिएगा उसके लिए हम स्पॉट फेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर का, माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय चीजल का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग जो है चीजल का पॉइंट एंगल भी होता है, इसके साथ ही इंक्लिनेशन एंगल होता है अलग अलग। तो माइल्ड स्टील की बात करें तो इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो आपका 30 सॉरी पॉइंट एंगल की बात करें तो 55 डिग्री होता है, और इंक्लिनेशन के एंगल की बात करें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, तो ये आपका 37 समथिंग के बराबर होता है, 37.5 कुछ ऐसा ही होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कास्ट आयरन की बात करें कटिंग एंगल की पॉइंट एंगल की, तो ये आपका 60 डिग्री होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस स्टील में आपसे एग्जाम में पूछ दें कि कास्ट आयरन की चिपिंग करते समय चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा बियरिंग की स्क्रैपिंग करने के लिए हम हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हाफ राउंड स्क्रैपर आपका राइट आंसर है, ठीक है। और स्क्रैपर की बात करें तो यह प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, और यह टूल स्टील से बनाए जाते हैं। इसके साथ ही स्क्रैपर जो है आपके पुरानी जो रेतियाँ होती हैं उनसे भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा स्क्रैपर के अन्य भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि हाफ राउंड स्क्रैपर हो गया, ट्रेंगुलर स्क्रैपर हो गया, ठीक है। तो ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं हम जो है छोटे साइज़ का डायमीटर को फिनिशिंग करनी हो, छोटे साइज़ के होल को फिनिश करना हो, तो वहाँ पर ट्रेंगुलर जो है स्क्रैपर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर का, स्क्रैपिंग कितने होते हैं, तो स्क्रैपिंग जो होती है आपकी स्क्रैपिंग गलत हो गया यहाँ पे, स्क्रैपिंग जो है पिगमेंट होना चाहिए था, ठीक है, पिगमेंट हम ये गलत कर दिए हैं, पिगमेंट स्क्रैपिंग पिगमेंट्स
कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं, तो याद रखिएगा ये आपके 3 होते हैं। ठीक है, स्क्रैपिंग पिगमेंट्स होते क्या हैं, तो यह जो है जिस मेटल के ऊपर हमें स्क्रैपिंग करना होता है तो उस पर उसकी हम लेप लगा देते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ कहाँ कहाँ पे हमें मेटल को काटना है। ठीक है, स्क्रैपिंग करते समय। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 होते हैं। एक रशियन ब्लू, सॉरी रशियन नहीं है यहाँ पे, प्रशियन होगा। ठीक है, प्रशियन ब्लू। ठीक है, लैंप ब्लैक और रेड लेड, ये आपके 3 स्क्रैपिंग पिगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर का, ऑयली फर्श को किसके द्वारा साफ़ करना चाहिए, तो याद रखिएगा ऑयली जो फर्श होती हैं उन्हें साफ डस्ट के द्वारा साफ़ करना चाहिए। और इसके अलावा याद रखिएगा ऑयल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और कल मैंने आपको बताया था कि जो है वर्कशॉप में जो है हमें जो है येलो जो लाइन बनी होती है, येलो स्ट्रिप बना रहता है, उस जिसे हम गैंगवे कहते हैं टेक्निकल भाषा में, उसी पे हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि गैंगवे में चलना चाहिए तो कहाँ पे, सॉरी वर्कशॉप में कहाँ चलना चाहिए, तो गैंगवे पे चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर का, फायर एक्सटिंग्विशर का आकार कैसा होता है, तो याद रखिएगा फायर एक्सटिंग्विशर जो है एक प्रकार का अग्निशामक है, यानी कि आग को बुझाने का यंत्र है। यह शंकु के आकार का होता है। ठीक है, और अलग अलग आग को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर भी पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें, अगर हम कोई आग कपड़ा, लकड़ी, कोयला इन सभी से लगती है तो उन्हें हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, और इन्हें बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कोई आग तेलीय पदार्थों से लगती हैं तो उसे बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही कोई आग गैस की लीकेज वगैरह से लगती है तो इसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही कोई आग इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट से लगती हैं तो हम उन्हें बुझाने के लिए हम जो है CTC एक्सटिंग्विशर यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हेलन एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये याद रखिएगा जो स्क्राइबर होते हैं ये मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट स्क्राइबर, बेंड स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर और एडजस्टेबल स्लीव स्क्राइबर। ठीक है, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दो स्क्राइबर से, जैसे कि हम बात करें बेंड स्क्राइबर की, तो ये आपके सरफेस गेज के साथ में प्रयोग किया जाता है। बेंड स्क्राइबर सरफेस गेज के साथ में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो आपका ऑफसेट स्क्राइबर होता है ये बर्निंग हेड गेज के साथ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। इन सारे क्वेश्चन ये जो है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे आज की इस वीडियो हमने कवर किए हैं, और जो एक क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारे पॉइंट जो है मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हूँ। और अगर वीडियो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको पुनः एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो है DRDO के लिए एक स्पेशल सीरीज़ चली हुई है, जिस सीरीज़ का नाम है 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार उस सीरीज़ में शामिल सारी वीडियो को देख कर जरूर जाइएगा। डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।